एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको थेरीज ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। सो बेसिकली हमने क्लास 12th का ओसीएम स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 1। आई नो मैं बहुत लेट हूँ, बट स्टिल शायद कल से मेरी लाइव सीरीज़ आएगी जहाँ पर मैं आपको एक चैप्टर पूरा वन शॉट में बताने वाली हूँ, एक्सप्लेन करने वाली हूँ इन डिटेल। ठीक है, तो टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली हर मैनेजमेंट की ना डिफरेंट थियरीज़ है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा, और बहुत सारे ऐसे फेमस लोग हैं जिन्होंने अलग अलग डिफरेंट थियरीज दी भी हैं। सो मैनेजमेंट थियरीज आर द सेट ऑफ जनरल रूल्स दैट गाइड मैनेजर्स टू मैनेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी थियरीज दी हुई हैं उन सब का एक गाइड है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, जिनको प्रॉपर तरीके से करना ही होता है, यानी मैनेज करना ही होता है। सो थियरीज आर एन एक्सप्लेनेशन टू असिस्ट एम्प्लॉयज़ टू इफेक्टिवली रिलेटेड टू द बिजनेस गोल्स एंड इफेक्टिव मीन्स टू अचीव द सेम। यानी कि जो थियरीज बनाई हुई होती है ना, उनको प्रॉपर तरीके से इफ़ेक्टिव में यूज़ करना। और इन शॉर्ट इससे होगा क्या, तो आपने जो भी ऑब्जेक्टिव बनाया है अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या अपनी कंपनी से रिलेटेड, आपका वो ऑब्जेक्टिव प्रॉपर वे में यू कैन से कंप्लीट होता है, यानी कि आप अचीव कर पाते हो। लेकिन तब जब आप अपने जो भी प्रिंसिपल है उसको आप एक रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ फॉलो करते हैं। सो वेरियस मैनेजमेंट थिंकर हैव इंट्रोड्यूस थियरी विच आर बेस्ड ऑन डिफरेंट अप्रोचेस। जैसे हर एक इंसान का डिफरेंट थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग होता है, वे ऑफ चीज़ें समझने का होता है। वैसे जितने भी डिफरेंट लोग हैं, जो महान लोग हैं, थिंकर्स हैं, तो उन्होंने क्या किया है, अपने डिफरेंट थियरीज़ को इंट्रोड्यूस किया है, अप्रोचेस को इंट्रोड्यूस किया है। सो मैनेजमेंट थिंकर्स सच एज कौन कौन है यहाँ पे, एक फ्रेडरिक टेलर है, फिर एल्टन मायो है, फिर हेनरी फ्योल है। हेनरी फ्योल की थियरी काफ़ी फेमस है, जब मैं 12th में थी तब से मैं इसको पढ़ रही हूँ, तो ये काफ़ी फेमस है। सो हैव इंट्रोड्यूस द थियरी विच आर बेस्ड ऑन डिफरेंट अप्रोचेस एंड दीज थियरी आर अप्लीकेबल इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। चाहे जैसे भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह ये अप्लीकेबल होती है। विद अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन एवरी मैनेजर कैन यूज दिस थियरी बाय एडिंग सम इनोवेटिव टेक्निक। देखो, जो थियरीज़ है ना वो अब बहुत पुरानी है और हर कोई इसे यूज़ करते आ रहा है, लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या होता है, हर कोई कुछ नया एडप्ट करता है, कुछ नए इनोवेटिव। जैसे कुछ चीज़ें 10 साल पहले भी वैसी थी, अभी भी वैसी है, बट जब चेंजेस यहाँ पे क्या दिखाई देता है कि कुछ नए अप्रोचेस लिए जाते हैं, न्यू इनोवेशन किया जाता है। जैसे आप आज का टाइम मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, तो मॉडर्नाइजेशन की थिंकिंग वैसे कुछ चीज़ें नई ऐड ऑन की जाती हैं, बट चीज़ें वही होती है और चीज़ें वही फॉलो की जाती हैं। Organization, workforce and society are facing some common problems such as centralization of authority, stress, low motivation, environment stress, behavioral problem, health problems, work life balance, accountability। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है ना, ये कॉमन है, हर इंसान को ही फेस ही करनी पड़ती है। तो मैनेजमेंट थ्योरी क्या करती है, इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, चलो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम हेनरी फ्योल का थ्योरी पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और ये ना मतलब जब मैं क्लास 12th में थी तब से ये पूछी जा रही है, और मैंने भी इसको लिखा ही है एग्ज़ाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो हेनरी फ्योल 1841 से 1945 का इनका जो टाइम था, एंड वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। ये कौन थे, ये फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, who turned a leading industrialist a successful manager। यानी कि इन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद इंडस्ट्रियलिस्ट बने और एक सक्सेसफुल मैनेजर बने। एंड ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ माइनिंग इंजीनियर in a French mining company and rose to position of chief managing director. After conducting many experiments and observation in organization, Fayol proposed 14 principles। बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ हर चीज़ें
एनालाइज करने के साथ उन्होंने क्या किया, 14 प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया और इसे फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। किसको, हेनरी फेवल्स को, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल थॉट में, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो इनके 14 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, principle of remuneration, centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure, initiative एंड डिस्पाइट दी क्रॉप, जिसको टीम वर्क कहा जाता है। देखो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे सब मिलकर एक साथ काम करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छा काम करती है। तो चलो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, जैसे हर इंसान ना अलग अलग होता है, हर इंसान की स्पेशलिटी अलग अलग होती है, हर इंसान की कैपेबिलिटी अलग होती है, हर इंसान का एक्सपर्टीज अलग होता है। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है जो लेबर है वो लेबर का काम करेगा, जो अकाउंटेंट है वो अकाउंटेंट का काम करेगा, जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर, मतलब हर इंसान को उसके एक्सपीरियंस, उसके एक्सपर्टीज़, उसके एजुकेशन, उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम अलॉट कर दिया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक्स, फाइनेंशियल, कमर्शियल, security, operation, accounting and managerial. It is assigned to employee as per their quality, capability, and it helps to improving efficiency, expertise of employee and which turn into expected productive level. दूसरा आता है authority and responsibility. सो अथॉरिटी इज़ अ राइट टू टेक अ डिसीजन। जो मेन होता है, मैनेजर होता है, जो बड़ी पोस्ट पर बैठा है वो डिसीजन लेता है। एंड इट इज़ नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन अप्रोप्रिएटली फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स। अभी फॉर एग्जांपल एक टीचर क्लास में है तो उसका ये काम है कि मैं मेरे बच्चों से, क्लास के बच्चों से सारे काम करवा के लूँ। इधर एक प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल के अंडर जितने भी टीचर्स हैं उनका ये काम, उनका ये जॉब होता है कि वो सारे टीचर से एक स्कूल को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज वे में चलाएं, है ना, उनको साथ लेकर चलाएं, उनको ऑर्डर दे कि वो प्रॉपर तरीके से काम करें। तो उनको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। सो अथॉरिटी ऑलवेज कम फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो एक मेन अब जो कुर्सी पे बैठा है वही, ऑब्वियस सी बात है, वही अथॉरिटी, उसके पास ही अथॉरिटी रहेगी क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ़ अ मैनेजर इज गिवन द अथॉरिटी टू कंप्लीट अ टास्क विद इन अ गिवन टाइम इट शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इफ डज नॉट कंप्लीट द वर्क इज इन गिवन टाइम द मैनेजर शुड हैव अथॉरिटी टू टेक मैनेजरियल डिसीजन इन हिज रिस्पेक्ट टू गोल। मतलब अगर उसने कोई काम असाइन, प्रिंसिपल ने कोई काम असाइन किया टीचर्स को, जैसे एग्जामिनेशन का टाइम होता है एक और बोर्ड का एग्जामिनेशन का टाइम होता है, अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, कुछ भी चीज़ें होती है तो एक प्रिंसिपल के पास ये डिसीजन होता है या ये अथॉरिटी होती है कि वो क्या कर सके, वो एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। देखो अकॉर्डिंग टू फ्योल डिसिप्लिन इज मोस्ट इसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एम्प्लॉयज़ डिसिप्लिन नहीं है तो इसका पूरा इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पे पड़ता है। सो एम्प्लॉय मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स ऑफ दैट गवर्न ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने रूल्स बनाए हुए हैं हर एम्प्लॉय को उसे प्रॉपर तरीके से क्या करना चाहिए, रिस्पेक्टफुली फॉलो करना चाहिए। सो डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव द गोल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड गुड इनिशिएटिव इन द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। सपोज़ एक कंपनी में 10 एम्प्लॉयज़ है और एक एम्प्लॉय ऐसा है, भाई साहब वो तो अलग ही लेवल का है, वो क्या करता है, वो सब आधे घंटे हमेशा लेट आता है और 15 मिनट पहले चले जाता है। अब उस एम्प्लॉय को देख के जो बाकी एम्प्लॉयज़ वो सोचेंगे भाई हम लोग क्यों इतना ईमानदार हैं, तो उनके
रास्ते, उनके कदम के रास्ते पे वो लोग भी चल देते हैं। यानी कि देखा जाए एक मछली की वजह से सारा तालाब गंदा हो जा रहा है, यानी कि सारे लोग इनडिसिप्लिन हो रहे हैं। लेकिन हम जब देखते हैं अगर हमारा मैनेजर टाइम पे आ रहा है, भाई हमको भी पहुंचना है ना, तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। ये मैनेजमेंट की बात नहीं है, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक एम्प्लॉय हो, आप एक होम मेकर हो, कोई भी हो, हर इंसान को डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन से ही आपकी चीज़ें बेटर होती जाती है। सो बेसिक डिसिप्लिन शुड बी ऑब्जर्व एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल मैनेजर, हर एक इंसान को अपने डिसिप्लिन को प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। सो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली सुपीरियर, एक ही बॉस होना चाहिए। एंड दिस प्रिंसिपल हेल्प्स इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सॉल्विंग डिस्प्यूट। देखो 4-5 बॉस रहेंगे ना तो उसमें रोज़ मारामारी होगी, लेकिन अगर एक सुपीरियर होता है और एक बंदा रहेगा तो वो क्या करेगा, चीज़ों को समझेगा, उसके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगा और एक अच्छा सोल्यूशन फाइंड आउट करेगा। इट ऑल्सो हेल्प्स टू अवॉइडिंग कन्फ्यूजन। वही मैंने बताया ना कि अगर 4-5 बॉस हैं तो इस बॉस के पास जाए, उस बॉस के पास जाए, इस बॉस के पास जाए। एक बॉस रहेगा तो यहाँ पे ये होगा कि भाई इसके पास से जाना है, यहाँ से हमें प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। देखो यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि देखो एक राइट अप्रोच ये है कि एक ही बंदा है जो क्या कर रहा है, इन तीनों को डायरेक्ट कर रहा है, इन तीनों को क्या कर रहा है, घुमा रहा है अपने हिसाब से। लेकिन अभी ये 2 इंसान हैं तो ये भाई साहब को चापलूसी करनी है, इसके पास जाएगा, ये भाई साहब को इससे जाएगा, ये भाई साहब इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, रॉन्ग अप्रोच हो जाता है ना। तो इसीलिए एक ही राइट अप्रोच ये है कि एक ही ओनली सुपीरियर बॉस होना चाहिए। ओके, इफ़ एम्प्लॉई रिसीव कमांड फ्रॉम वन अथॉरिटी देन ही more than one authority, then he will get confused and do not able to take a decision who is order should be followed। किसका ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, मैंने अभी वही बताया ना कि इसके पास भी जा रहा है, इसके पास भी जा रहा है, तो एक रॉन्ग अप्रोच हो जाती है। अगर एक ही इंसान के पास से लेना हो सारी चीज़ें तो एक राइट अप्रोच होती है और उसका रिजल्ट फ्रूटफुल निकल के आता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, देयर शुड बी अ वन हेड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ही चीज़ ऐसी है जो सबको फॉलो करनी है। ऐसा नहीं कि भाई इसने ये बता दिया, इसने बता दिया, सबकी चीज़ों को फॉलो, ऐसा नहीं। हर एक चीज़ होनी चाहिए और वो सभी इंसान फॉलो करेगा। ओके, सो ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव एंड द ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग सिंगल प्लान। एक सिंगल प्लान के थ्रू ही क्या होना चाहिए, आगे जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। सो अकॉर्डिंग टू 6 पॉइंट ये सबऑर्डिनेट कौन हुए, जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस देन द इंटरेस्ट of the organization. While taking decision the organization, the manager should always consider the interest of whole group rather than interest of single। मतलब एक इंसान को लेके पार्शियल नहीं होना चाहिए और सारे लोगों का एक साथ सोचना चाहिए कि सबका भला होना चाहिए, जिसको हम जैसे टीम के लिए सोचना rather than इंडिविजुअल के बारे में सोचना। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। So centralization refers to the concentration of power, authority. Okay. So principle of centralization. Centralization refers to concentration of power and authority. मतलब जैसे किस पे सेंट्रलाइजेशन का पावर किस पे होता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन पावर पे होता है और अथॉरिटी पे होता है। एंड इन सम ऑर्गेनाइजेशन दिस पावर इज वेस्टेड in one hand or few hand, and this situation occur in a small organization, but if the size of organization is large then there is a decentralization। अब centralization का मतलब क्या हुआ भाई, हर कोई इंसान क्या कर रहा है, मतलब ऊपर से लोगों का भला सोच रहा है ना, लेकिन ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में होता है। लेकिन जब हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि चीज़ें रूट लेवल से काम करती हैं ना, रूट लेवल से चीज़ें सोची जाती है और रूट लेवल से ही काम की जाती है, रूट लेवल इन सेंस लोअर लेवल मैनेजमेंट से।
So according to this principle, there must be a proper balance between centralization and decentralization of organization. हर किसी एक का नहीं सोचना है, मतलब डीप से सोचना है. सो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन. अब रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है भाई, जो काम करेगा उसको सैलरी तो चाहिए ना. सो अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन टू स्टाफ और एम्प्लॉय इज द प्रिंसिपल टू कीप देम सेटिस्फाइड फाइनेंशियली. इसको मैं छोटे टर्म में आपको बताऊं तो अगर एक एम्प्लॉय है तो अगर उसको उसका रेम्यूनरेशन फिक्स्ड होगा, टाइम पे मिलेगा, तो भाई वो बहुत मोटिवेशन से काम करेगा, है ना. तो if the fair remuneration affect on productive and efficiency level in total, the remuneration should be fixed taking into organization. जैसे स्किल है, एक्सपर्टीज़ है, नॉलेज है, टेन्योर है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, मार्केट ट्रेंड्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे ही होता है. नेक्स्ट इज स्केलर चेन. अब स्केलर चेन क्या है, हर एक चीज़ें एक दूसरे से जॉइंटेड है. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप डायग्राम में देख सकते हो, हर एक चीज़ क्या हो रहा है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है ना. सो द स्केलर चेन मीन्स हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन. इसको सिंपली यानी कि एक मैनेजर को अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट से बात करनी है तो वो क्या हो जाए, वो डायरेक्ट उससे बाकी जाके बात नहीं करेगा, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करेगा और उनके थ्रू अपने डिसीजंस को लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाएगा. तो ये क्या होता है, दिस हेल्प्स टू इंश्योर order flow of information communication and traditionally organization used to frame large scale organization which is टाइम कंज्यूमिंग. अब ये क्या है, टाइम सेविंग यहाँ पर होता है, क्योंकि क्या होता है, एग्जाम्पल जनरल मैनेजर इन्फॉर्म द डिसीजन टू रिस्पेक्टिव functional manager and then functional manager will pass the superior supervisor and supervisor will format and ये ऐसी चीज़ें क्या होती है, वन बाय वन पास ऑन होते जाती है. यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता, लेकिन प्रॉपर परमिशन के साथ डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है. इसको गैंग प्लैंग भी कहते हैं. तो यानी कि यहाँ स्केलर चेन सिंपल सा मतलब हुआ कि टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट तक कम्युनिकेशन करना है, तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती जाएगी. सो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन किया गया है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. तो दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज प्लेस. सो ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल शुड बी इन अ राइट प्लेस एट अ राइट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी. ह्यूमन रिसोर्सेज शुड बी प्लेस्ड एट अ राइट प्लेस एट अ राइट जॉब. इसका मतलब क्या हुआ, एक इंसान अगर अकाउंटेंट का काम अच्छा कर रहा है और आपने उसको कुछ और काम दे दिया है तो वो तो उसके लिए नाइंसाफ़ी है और वो प्रोडक्टिव भी नहीं होगा. लेकिन जिसमें एक्सपर्टी है, अगर आप उसको वही काम पकड़ा रहे हो करने के लिए, तो वो क्या होगा, वो काम अच्छा करेगा और आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू बी सबऑर्डिनेट. हर इंसान मतलब जितने भी उसके अंडर में काम करते हैं उन सारे लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के होना चाहिए. सो वाइल डिवाइडिंग द वर्क डेलीगेशन अथॉरिटी डिसाइडिंग द मॉनेटरी टर्म देयर शुड बी नॉट एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एम्प्लॉय. जिसका जो पोजीशन है उसके हिसाब से ही उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए. वर्किंग ऑन द सेम लेवल एट अ डिफरेंट डिपार्टमेंट शुड बी पेड सेम वेजेस. अगर वो सेम लेवल पे काम कर रहा है लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट है तो उसको सेम वेज मिलना चाहिए. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड. वो 10 साल के लिए भी हो सकता है, 1 साल के लिए भी हो सकता है और जितना भी नंबर ऑफ हो. सो एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय द मैनेजमेंट शुड अश्योर दैट देम अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ जॉब और सिक्योरिटी. मतलब 1 साल के लिए, अभी देखो आज के टाइम में जितनी भी जॉब मिलती है ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से मिलती है, तो एम्प्लॉय को पता होता है कि इतने साल ही 2 साल में कमाऊँगा, उसके बाद मुझे नई जॉब देखनी है या फिर यहाँ पे मेरा कंटिन्यू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है. तो यहाँ की जो बिलोंगिंगनेस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है और लोग नए इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखते रहते हैं. सो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. सो इनिशिएटिव रिफर्स टू अ वॉलंटियरिंग to do work in an innovative way. To the freedom to think, work on new ideas, encourage employee to initiative while working given task, and this initiative should be welcome to manager through discussion on new. अगर सपोज आपके कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा बंदा है जो एकदम क्रिएटिव है और जो अच्छे आइडियाज़ दे सकता है, तो उनको भी वेलकम करना चाहिए और उनके आइडियाज़ को प्रेजेंट करना चाहिए जो आपके
कंपनी में सुपीरियर लेवल पे है। और लास्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्प्रिट द क्रॉप, यानी कि टीम वर्क कहा जाता है। देखो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीम वर्क जहाँ पे होगा वहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, डिफ़िकल्टीज़ कम होती है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्विकली रिजॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो लीडर्स क्या करते हैं, अपने टीम को एक स्पिरिट के साथ क्या करते हैं, काम करवाते हैं, और अपने जो भी कह सकते हो जो भी उनका गोल है वो अचीव करते हैं, एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकल के आता है। लेकिन कब, जब वो टीम वर्क होगा। अब एक इंसान अलग रास्ते जा रहा है, एक इंसान अलग जा रहा है, एक बोल रहा है मैं नहीं करूँगा, एक, लेकिन सब अगर साथ में, आपने देखा होगा 5 हाथ अगर, दोनों हाथ अगर मिल जाते हैं तो आप किसी भी चीज़ को उठा सकते हो, है ना। लेकिन आप बोलो कि एक हाथ नहीं करेगा और एक हाथ करेगा, एक हाथ से कोई चीज़ नहीं कैरी किया जा सकता है। तो वैसे अगर 10 उंगलियाँ मिल के और दोनों हाथ मिल के कोई भी चीज़ को उठाते हैं या चीज़ों को कैरी करते हैं तो वो ईजिली उठ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टीम वर्क है ना। तो इसी को कहा जाता है, ये है हमारे 14 प्रिंसिपल, थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल, जिसको हेनरी फ्योल ने दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में काफ़ी टाइम पूछा भी जा चुका है। ओके, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए थ्योरी के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड यस, टेक केयर ऑल ऑफ यू।